नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं टेलीविज़न चैनल्स को, जो न्यूज़ चैनल हैं आपके, उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 30 मिनट हर रोज़ वो नेशनल इंटरेस्ट यानी देश हित में, मैं आपको इन्वर्टेड कॉमास में बता रही हूँ कि देश हित में खबरें दिखाई जाएं। ये कौन तय करेगा देश हित क्या होता है? क्या भाजपा का हित ही देश हित है? क्या एक पार्टी का देश हित का हित जो है वही देश हित है? इसीलिए मैंने सोचा कि टीवी चैनल्स को तो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्यों ना यूट्यूब पर भी इस दिशा निर्देश को हम लागू करें और आपको मैं बताऊं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है देश हित में, वो खबर ये है कि भारत का लोकतंत्र वाकई खतरे में है। और उस तरह से खतरे में नहीं जिस तरह से अक्सर ऑपोजिशन पार्टियां बताया करती हैं जब वो हार जाया करती हैं, बल्कि सही मायनों में। क्योंकि जो ऑपोजिशन है, किसी भी तरह का ऑपोजिशन, सिर्फ वो ऑपोजिशन नहीं जो कि चुनावी विपक्ष है, बल्कि वो भी लोग जो सरकार की किसी नीति राजनीति का विरोध करते हैं, वो लोग भी किस तरीके से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको लगाकर उन लोगों के तमाम अधिकार, उनकी आज़ादियों को कुचला जा रहा है। मैं ये नहीं, अब मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रही हैं देश की अदालतें। 3 मामले मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। सबसे पहले मामला है संजय राउत का। जी हाँ, शिवसेना के सांसद संजय राउत 101 दिन जेल में गुजारने के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। अदालत ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, पहला कहा इल्लीगल और दूसरा कहा विच हंट। यानी पहले तौर पे ये कह रहे हैं कि कानून की तरफ से, यानी कानूनी कदम उठाने का नाटक करते हुए किस तरीके से सरकारी जो एजेंसियां हैं वो इन लोगों के साथ गैर कानूनी काम कर रही हैं। इल्लीगल है अरेस्ट, बार बार इस शब्द को सुनिए, इल्लीगल, अवैध, गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया है विच हंट। विच हंट यानी कि एक व्यक्ति पर जैसे ही आरोप लगे आप उसको जेल में बंद कर दें, उसे दोषी मान लें और उसको ये इजाज़त ना मिले कि अपने को निर्दोष साबित करने की वो कोई कोशिश करे। यानी आप ये देखिए कि अदालत सीधे सीधे ये कह रही है कि कैसे जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनको जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश की वो संस्था जो बड़े भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनकी जांच करती है, जिनकी जवाबदेही भारत के संविधान के तहत भारतीय नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, ना कि जो उनके सियासी आका जिन्होंने मान लिया है उनको, उनके प्रति होनी चाहिए। सीधे तौर पे अदालत ये कह रही है कि संजय राउत और दूसरे जो उनके साथी हैं उन दोनों की गिरफ्तारियों को, यानी अदालत ने ये कहा है कि ये गैर कानूनी होने के अलावा ये सिविल मैटर है, जो इसको एक तरह से फाइनेंशियल क्राइम, जो इकोनॉमिक क्राइम इसको बनाया गया, यानी आर्थिक जुर्म के तौर पे इसको दिखाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वो हरगिज भी नहीं है, ये मामला था सिविल। और संजय राउत के मामले में तो यहाँ तक कहा कि बिना किसी वजह के उनकी गिरफ्तारी हुई है। 101 दिन के बाद अगर किसी पार्टी का सांसद, संसद का सदस्य, अगर वो जेल में रह सकता है, जैसे जज साहब कह रहे हैं कि बिना वजह के गैर कानूनी तरीके से विच हंट के तहत इस व्यक्ति को जेल भेजा गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार जो बनी और सरकार बिगड़ी, उस सब का खेल भी आपको अच्छी तरह मालूम है। लगातार द वायर पर आप देखते रहे। कल भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी भाजपा किस तरीके से अपने ही फेवर में, अपने हित में लगातार ये कोशिश कर रही है कि कॉरपोरेट का जो बड़े कारोबारी हैं उनका पैसा लगातार उन्हें मिलता रहे। 15 दिन की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण खबर थी ये समझने के लिए कि लोकतंत्र कोई जादू का कोई चिराग नहीं है, कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है जिसको आप रगड़ते हैं और पूरे देश में, पूरे समाज में लोकतंत्र की रोशनी फैल जाती है। इस तरह के जो वाक़े हैं, जिसमें मैंने आपको संजय राउत का मामला बताया, इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी संजय राउत के मामले में अदालत ने और क्या कुछ कहा है
कि ऑपोजिशन का खत्म होना, विपक्ष का कुचला जाना, हर तरह के विपक्ष का कुचला जाना लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की मौत है। क्योंकि जब एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक नेता राज करता है तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जाता, उसे तानाशाही कहा जाता है। दूसरा मामला मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के मामले में जो कहा। आजम खान को एक अदालत ने हेट स्पीच के मामले में उनको दोषी करार दिया और उसके बाद जितनी जल्दबाजी में उनको उनकी सदस्यता से बेदखल कर दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये, व्हाट वाज द टीयरिंग हरी टू डिस्क्वालीफाई हिम। ऐसी क्या जल्दी थी उत्तर प्रदेश की सरकार से? उन्होंने पूछा कि उनको अयोग्य ठहराने की ऐसी भी क्या जल्दी थी? कम से कम उनको आपने सांस लेने का वक्त तो दिया होता, ब्रीदिंग स्पेस तो दिया होता कि वो किसी ऊंची अदालत में जाके अपनी सुनवाई कराते, अपनी बात सुनाने की कोशिश करते। ही मैं नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है ये बात कि कम से कम आजम खां को सांस लेने का लम्हा तो दिया होता कि वो अपनी अयोग्यता के खिलाफ ऊंची अदालत में जाकर कम से कम सुनवाई के लिए कुछ अपनी आवाज़ तो उठाते, पुकार तो करते। और साथ साथ फिर कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये कहा है कि जो गेजेट नोटिफिकेशन है, जो बायपोल, आप इतना ही नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए बल्कि उनके बदले में जो उपचुनाव है, उनकी जो सीट खाली हुई है उसको लेकर उपचुनाव की घोषणा भी हो गई। तो उन्होंने कहा है कि ये चुनाव की जो घोषणा है ये या 11 नवंबर या उसके बाद होनी चाहिए, रामपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की जो चुनाव है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दखल देना पड़ रहा है जो निचली अदालतें हैं उनके फैसले के बाद। जिस तरीके से बिल्कुल आनन फानन में जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको सजा देने की जिस तरीके से ये कोशिशें हो रही हैं लगातार, यानी कि कोई भी सांस न ले पाए। इधर एक अदालत कहती है कि आपने गैर कानूनी तरीके से एक सांसद को आपने जेल भेजा, उन्होंने कहा कि विच हंट किया गया। दूसरे मामले में ये कहा जा रहा है कि आपने जो विपक्षी पार्टी का नेता है वो भी कद्दावर, आप जानते हैं आजम खां सिर्फ वहीं के नहीं पूरे इलाके के, उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं से में से एक है। मुलायम सिंह के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, उस पद का वो व्यक्ति है। उनकी बहुत सारी बातों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या एक नागरिक के तौर पर उनके अधिकारों को इस तरह से कुचला जाए, ये भी कुछ देर के लिए हम भूल जाएं कि वो विधायक हैं या वो सांसद हैं। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि अभी नहीं, आप 11 नवंबर के बाद या 11 नवंबर को ही चुनाव की घोषणा कीजिए, क्योंकि आजम खां को इतना वक्त मिलना चाहिए जिससे वो अदालत में जाके अपनी बात रख सकें। अदालत को फैसला लेने दीजिए कि क्या वो स्टे लगाते हैं उनके कन्विक्शन पे, उनको दोषी ठहराए जाने पर, या फिर उनको वो जिस तरह से निचली अदालत ने जो फैसला किया है उसको बरकरार रखते हैं। लेकिन कम से कम सांस लेने की फुर्सत तो दीजिए, ये अदालत कह रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इससे पहले कि मैं वापस संजय राउत पर आपको आऊं और बताऊं कि अदालतें क्या कह रही हैं और किस तरीके से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जिनका काम है जो भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनको उनकी खोजबीन करना, उनको सज़ा दिलाना, कानून के तरीके से काम करना, संविधान के तरीके से काम करना, किस तरीके से इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा मैं आपको मामला बताना चाहती हूँ गौतम नवलखा का। गौतम नवलखा को अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि उन्हें जेल से शिफ्ट कर दिया जाए, जो उनका हाउस अरेस्ट यानी वो घर में नज़रबंद रह सकते हैं, ये उनको इजाज़त मिल गई है। 70 साल से भी ज़्यादा उम्र है गौतम नवलखा की। जो भीमा कोरेगांव, जो आपको याद होगा, जो किस्सा है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन 16 लोगों में से गौतम नवलखा भी एक हैं। यहाँ पर जो सरकार के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी, जब अदालत ने ये कहा कि ऐसे तो नहीं है ये कि ये देश को जला दें या देश को तबाह कर दें, ऐसे व्यक्ति नहीं है। 70 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, उनकी बीमारी का इलाज बहुत नामुमकिन है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा नामुमकिन है कि अस्पताल में उनकी बीमारी का इलाज हो पाए। तो इसमें जो सरकारी वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी आइडियोलॉजी इस तरह की है, ये कोई निर्दोष लोग नहीं हैं और ये ऐसे लोग हैं जो बाकायदा एक्चुअल वॉरफेयर यानी बाकायदा जंग में शामिल हैं। इस पर आप ये देखिए कि अदालत क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि आप जानते हैं कि कौन लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा एएसजी से और कहा कि आप जानते हैं कौन लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा वो लोग जो भ्रष्ट हैं वो देश को बर्बाद करें। आप किसी भी दफ्तर में जाइए और वो तमाशा, वो नज़ारा देखिए। इनसे कहा एएसजी से, और साथ साथ ये कहा कि उन लोगों के खिलाफ कौन एक्शन लेता है, उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा, अदालत ने ये कहा कि हमने एक वीडियो भी देखा कि हमारे जो तथाकथित चुने हुए नुमाइंदे हैं कैसे उनको करोड़ों रुपए में ख़रीदा जा रहा है।
ये हम तभी नहीं देख पाएंगे जब हम अपनी आंखें बंद कर लें। अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो हम ये नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारी आंखें खुली हैं तो हम ये देख रहे हैं। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट लोग हमारे देश के खिलाफ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये टिप्पणी करनी पड़ी और उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट यानी जेल से अब उनका ट्रांसफ़र घर में नज़रबंद करने की इजाज़त मिल गई है। तीनों मैंने आपको आंखें खोलने वाले वो उदाहरण दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनता के तौर पर, एक वोटर के तौर पे आप ये समझें कि जो आपके लोकतांत्रिक अधिकार हैं। और कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि शायद चूंकि पिछले 75 साल में आपने लोकतंत्र में ही आंखें खोली हैं, आपको वो अधिकार मिले हैं जो एक लोकतंत्र में मिलने चाहिए, आपको वो आज़ादी मिली है, आपको बराबरी मिली है, आपको शायद इसलिए इसका अंदाज़ा नहीं है, उस मूल्य का, उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है कि एक अलोकतांत्रिक देश में, एक तानाशाही हुकूमत के अंदर जीना कैसा होता है। उन लोगों से पूछिए जो तानाशाही हुकूमतों में जीते हैं, जिनके लिए सांस लेना यानी विकास होना आपका तो बहुत दूर की बात है, आपकी ज़िंदगी बेहतर होना तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इतनी मेहनत से जो अर्जित जो हमारी ये कमाई हुई, जो हमारा लोकतंत्र है, इसकी रक्षा हम नागरिक भी करें। न सिर्फ के पत्रकार इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, न सिर्फ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आवाज़ उठाएं, जो हमारा चुनावी विपक्ष है, जो राजनीतिक विपक्ष है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, बल्कि आप जैसे आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि अगर देश में विपक्ष नहीं बचेगा तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। ये दोनों मिलकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, दोनों मिलकर सत्ता बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता हो, शक्ति हो, उसका जो बैलेंस है, उसका संतुलन होना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ उस पूरे मामले में कि किस तरीके से जो अदालत है उसने ये कहा है कि जो संजय राउत के मामले में, जिसमें इलीगल इस पूरे अरेस्ट को करार दिया, उन्होंने कहा कि जो मेन अक्यूज्ड हैं, मुख्य दोषी हैं इसमें, राकेश और सारंग वाधवान, उनको जो रियल एस्टेट कंपनी है, फर्म है HDIL, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया ईडी ने? सीधे सीधे सवाल पूछा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया, उसके बावजूद भी आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? तो जो मुख्य आरोपी हैं उसके बारे में भी अदालत ने कहा, संजय राउत के बारे में भी अदालत ने कहा इतना ही काफ़ी नहीं था। तो ईडी जो है वो मूव कर गया, उसने अप्रोच किया बॉम्बे हाई कोर्ट को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन इनकार कर दिया कि बेल पर, जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया। तो स्पेशल जज जो हैं, जो इन केसेस को सुन रहे हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, MG देशपांडे जज साहब, उन्होंने ये तमाम बातें कहीं। तो जो ईडी ने प्रवीण राउत को भी अरेस्ट किया और अदालत का ये कहना है कि प्रवीण राउत जो कि उनके सहयोगी हैं संजय राउत के, वो सिर्फ सिविल डिस्प्यूट था एक, जिसको कि क्राइम बनाकर, एक फाइनेंशियल क्राइम बनाकर उन्हें अरेस्ट किया गया और संजय राउत को बिना किसी वजह के अरेस्ट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली देयर वाज नो रीजन नॉर एनी ओकेजन टू अरेस्ट बोथ ऑफ देम अंडर 19 ऑफ द PMLA फॉर द एलिगेशंस विच आर बेसिकली नथिंग बट अ सिविल डिस्प्यूट। सीधे तौर पे मतलब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस बारे में कोई दूसरी राय रख सकें। इसके अलावा अदालत ने आगे बढ़ के ये भी कहा कि संजय राउत की बात की, संजय राउत ने ये भी कहा कि उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनके दिल का ऑपरेशन हो चुका है 2 बार, और उनको ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ पर हवा का आना जाना भी मंजूर नहीं था, इजाज़त नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था। वो अलग बात है कि उसके बाद अदालत ने उनको एक ऐसा कमरा दिया, अदालत के आदेश के बाद उनको मिला, जहाँ की हवा का आना जाना था। तो ये बताया जा रहा है कि कैसे अदालत ने कहा कि सिर्फ उन लोगों को सताने के लिए, विच हंट के लिए ये काम किया गया। 101 दिन जेल में रहकर संजय राउत बाहर आए हैं। 1 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था इन दोनों को, और उसके बाद फरवरी में इससे पहले गिरफ्तार किया गया था जो प्रवीण राउत हैं उनके सहयोगी। तो ये पूरा मामला जो है ये पात्रा चौल से जुड़ा हुआ है। गोरेगांव जो इलाका है, सबर्बन इलाका है मुंबई का, जहाँ पर उस पूरे एरिया को रीडेवलप करना था, उसका विकास करना था फिर से, उस पूरे मामले को जुड़ा हुआ ये है, जिसमें जो पैसे का लेन देन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इससे जुड़ा हुआ ये मामला था। संजय राउत की पत्नी और उनसे जुड़े हुए जो लोग उनके सहयोगी हैं, वो तमाम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया। तो इस पूरे मामले में आप ये देखिए, तीनों जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, ये सीधे तौर पर ये बताती हैं
कि जनता के जाने का वक्त है, कि ऐसे वक्त में जबकि जो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस तरह से उनका मिसयूज़ नहीं बल्कि उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ नेताओं का नुकसान नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का नुकसान नहीं है, ये लोकतंत्र का नुकसान है, संविधान का नुकसान है, ये हमारे और आपके बुनियादी अधिकारों का नुकसान है। कि जहां इस पद पर बैठे हुए इस कद के लोग जब संजय राउत निकले तो किस तरीके से एक नायक की तरह उनका स्वागत किया गया। अब आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति के साथ, एक सांसद के साथ ये सुलूक हो सकता है, एक विधायक के साथ एक सुलूक हो सकता है, एक इंटेलेक्चुअल के साथ, गौतम नवलखा जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत में, उनकी सेवा में गुजारने के लिए समर्पित कर दी, अगर उन लोगों के साथ ये हो सकता है तो आम लोगों की क्या बिसात है, उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या हैसियत है। उनके साथ जिस तरह से अदालतों में जो बिहेवियर होगा, उनके साथ जो सरकार जिस तरह से बिहेवियर करेगी, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उसका शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।